हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 34 लेके आए हैं। इससे पहले 33 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए और वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्त, देर न करते हुए हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। चलिए, समान अध्ययन का 30 क्वेश्चन है, इसमें हम लोग चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। तो दोस्तों, ये नंद वंश का शासन था और शासक कौन था? तो घानानंद था। कौन? घानानंद। दोस्तों, एक हम ट्रिक बताए थे कि जो मगध का साम्राज्य है उसका क्रमिक कैसे याद करेंगे। तो एक वर्ड है हसीन माशुका। क्या ना है? हसीन माशुका। तो इसको याद कर लीजिएगा तो एकदम क्रम से याद हो जाएगा। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। तो ये हसीन माशुका से आपका क्रम में याद हो जाएगा। तो नंद वंश था। और सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? तो 326 बीसी में हुआ था। और दोस्तों, जो घानानंद है उसको ग्रीक लेखक जो है क्या कहता है? तो क्या कहकर पुकारा था? तो अग्रमीज कहा था। क्या कहा था? अग्रमीज। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित भारतीय शासकों में वह कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो दोस्तों, ये टीपू सुल्तान था। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल 4 होता है। कितना होता है? टोटल 4 होता है। और हम उसका डेट बता देते हैं, कौन कौन किसके साथ लड़ा था। दोस्तों, पहला युद्ध जो हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ। और इस समय जो नेतृत्वकर्ता कौन था? तो हैदर अली था। और अंग्रेज की तरफ से कौन था? तो अंग्रेज की तरफ से जो है वेरेलेस्ट था। ये अंग्रेज की तरफ से वेरेलेस्ट था। और अंत इसका कैसे हुआ? तो मद्रास की संधि से। तो याद रखिएगा, मद्रास के संधि से जो है आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम समाप्त होता है। दूसरा युद्ध जो होता है कब होता है? तो 1780 से 84 के बीच में होता है। और इसमें जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है दोनों नेतृत्व कर रहा था। और अंग्रेज की तरफ से जो है वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग। यह युद्ध जो है किस संधि के थ्रू समाप्त हुआ था? तो मंगलौर की संधि। 1784 में मंगलौर की संधि हुआ। संधि जरूर याद रखिएगा। फर्स्ट क्या किससे हुआ? तो मद्रास की संधि। दूसरा किससे? तो मंगलौर की संधि। और तीसरा जो है 1790 से 92 ईस्वी में होता है। कब? 1790 से 92 ईस्वी। और इसमें जो है कॉर्नवालिस कर रहा था। कॉर्नवालिस जो है नेतृत्व कर रहा था। और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। तीसरा है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में होता है और युद्ध की समाप्ति हो जाता है। लास्ट जो है 1799 ईस्वी में होता है। 1799 में। और इसमें जो है टीपू सुल्तान हार जाता है और इसका साम्राज्य जो है अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसका सही जवाब दूंगा। दोस्तों, 1799 में जब मैसूर का शासक हार जाता है तो अंग्रेज जो है, अंग्रेज किसको शासक बनाता है? उसको आप कमेंट में जवाब दीजिए। अगर आप कमेंट में जवाब देंगे तो हम इसका आंसर जरूर बताएंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट जो है 1799 तक ही पढ़ता है, लेकिन अंग्रेज इसके बाद क्या करता है वो नहीं पढ़ पाता है। तो अंग्रेज जो है किसको राजा बनाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप जवाब देंगे तो मैं फिर आंसर बताऊँगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के चांदी के सिक्के कहलाते हैं। तो चांदी के सिक्के क्या कहलाता है? तो ये रूपक कहलाता था। रूपक कहलाता था चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको मालूम है कि शकों को पराजित करने के स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश का पहला शासक था, चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। यानी इसमें बोला जाता है कि जो चांदी का सिक्का जिसने जारी किया वो चंद्रगुप्त द्वितीय पहला शासक था।
माने पहली बार जो है चंद्रगुप्त द्वितीय शासक जारी किया, और किसको, शकों के विजय के पराजित करने के उपलक्ष्य में। दोस्तों फिर सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है, तो सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, और तांबे के सिक्के का प्रचलन गुप्त साम्राज्य में कम और सामान्य लेन देन में कौड़ियों का उपयोग होता था। तो सामान्य लेन देन में किस चीज़ का प्रयोग होता था, इसको याद रखिएगा, कौड़ियों का। कौड़ियों का जो है सामान्य लेन देन में प्रयोग होता था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया। तो किस चीज़ का उपाधि धारण किया, तो जिले इलाही का किया। जिले इलाही का मतलब क्या होता है, ईश्वर की छाया, यानी ईश्वर की छाया। दोस्तों इसने अपने दरबार में ईरानी प्रथा शुरू किया था, और कौन ईरानी प्रथा के अंतर्गत कौन, सिजदा और पायबोस। सिजदा और पायबोस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सुल्तान के सम्मुख जो है झुककर उसके पैरों को चूमना। तो सिजदा पायबोस प्रथा किसने लागू किया था, बलबन ने। इसका उपाधि क्या है, जिले इलाही, यानी ईश्वर की छाया। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो दोस्तों हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। और कब, तो 1 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। और इसका अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड हंटर था। और ये 8 सदस्यीय आयोग था। कितना, 8 सदस्य, जिसमें 5 अंग्रेज था और 3 भारतीय था। और भारतीय कौन कौन था, तो भारतीय कौन था इसको याद रखिएगा। कौन भारतीय जो था, चिमन लाल था, साहबजादा था, और एक जगत नारायण था। जगत नारायण, ये 3 भारतीय था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट दिया है मैकडोनाल्ड। तो दोस्तों मैकडोनाल्ड जो है कम्युनल अवार्ड, ये कब हुआ था, 1932 में। और लिलिंथगो जो है अगस्त प्रस्ताव लाया था, कब, 1940 में, अगस्त 1940 में। फिर डलहौजी है, तो डलहौजी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प की नीति जिसको बोलते हैं, 1856 में। और चेम्सफोर्ड जो है डायआर्की, ये कब आया था, तो 1921 में। दोस्तों ये इम्पोर्टेंस है डायआर्की। अगला है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है JB कृपलानी थे। मिलाना है मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह जो है कहाँ हुआ था, केरल में। और किसान आंदोलन था ये भी। पावना विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। और एका आंदोलन यूपी में हुआ था, अवध यूपी में। और बिरसा मुंडा, इसके बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। अगला है माले मिंटो सुधार। तो माले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया था। और सांप्रदायिक निर्वाचन, इसका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन, तो 3 हो जाएगा। साइमन कमीशन कब आया था, 27-28 में आया था। और देशव्यापी आंदोलन चला था इसके समय कमीशन आया था। तो चौरी चौरा घटना का, तो 1922 में। असहयोग आंदोलन की वापसी ली गई इसके बाद, तो ये हो जाएगा। दांडी मार्च, तो दांडी मार्च जो है 1930 ईस्वी में हुआ था नमक का अवैध निर्माण के लिए। इसका आंसर हो गया। अगला है विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन है। तो सबसे अधिक कौन भाषा बोली जाती है, तो ये चीनी भाषा की एक बोली है मंदारिन, वही बोली जाती है विश्व में सबसे अधिक। अगला है, यदि भारत मानक समय के पूर्वाह के 10 बजे है
तो 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो ये दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री भ्रमण में पृथ्वी पर कितना समय लगता है? 4 मिनट। और 92 जो है 92 निकालना है और 82.5 दिया है कै बजे? 10 बजे। तो 82.5 को घटाइए तो कितना? 9:30 हो जाएगा। तो 9:30 गुने 4, 9 चौका 36, आधा, 36 दू 38, यानी 38 है और 38 मिनट हो जाएगा। तो 38 मिनट आज 10 बज रहा है तो 10:38 पूर्वाह्न हो जाएगा आंसर। ये जानिएगा कि 1 डिग्री जो है ये 4 मिनट लेता है भ्रमण करने में। अगला है, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। असम मिरी सही है, नागालैंड में कोनियक है, ये भी सही है। अरुणाचल प्रदेश अपटनी, अब ये भी सही है। और मध्य प्रदेश लंबाडा। तो दोस्तों लंबाडा जनजाति जो है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, न कि मध्य प्रदेश में। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है, मिलाना है बांध है। तो कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? तो मेट्टूर बांध है। कृष्णा नदी पे तो कृष्णा पे अलमाटी बांध है। नर्मदा नदी पे तो सरदार सरोवर बांध है। और चंबल पे गांधी। राणा प्रताप भी उसी पे, चंबल पे। जवाहरलाल नेहरू भी है। तो चंबल पे 3 बांध है। वेनेजुएला के निम्नलिखित पतन नगरों में से किस एक का तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है? तो किसको? मार्केबो को। दोस्तों दक्षिण अमेरिका महादेश में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वेनेजुएला ही है। यहाँ कुल 2643 लाख मीट्रिक टन जो है खनिज तेल का भंडार है। और खनिज तेल के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में वेनेजुएला का स्थान 6ठा है। तो वेनेजुएला का स्थान कैमा है? 6ठा है। और यहाँ घरेलू मांग कम होने के कारण 90% तेल का निर्यात जो है कर दिया जाता है। और मार्केबो बंदरगाह से मुख्य रूप से तेल का निर्यात किया जाता है। तो मार्केबो बंदरगाह हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर चूज करना है। तो पर्ल फिशिंग कहाँ होता है? तूतीकोरिन में। औद्योगिक केंद्र जो है तूतीकोरिन है, पर्ल फिशिंग। ऑटोमोबाइल्स जो है पुणे में है। पोत निर्माण, दोस्तों पोत निर्माण मरमा गांव में है। और इंजीनियरिंग सामान जो है ये पिंजारे में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार प्रदान जो है 12 से 35 में है। अगला है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है। तो क्या निर्दिष्ट करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार, ये गलत है। मंद कृषि मौसम की अवधि में सहाय आर्थिक का, ये भी गलत है। देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं को बुनियादी रखना, तो यही सही हो गया। भारत के महान्यायवादी के विषय में कथनों पर विचार करना है। तो इसमें फर्स्ट है, वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है, क्योंकि महान्यायवादी जो है आर्टिकल 76 में वर्णित है इसका। और ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर काम करता है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये भी सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी गलत है, क्योंकि इसको राष्ट्रपति जब चाहे जब हटा सकता है। तो 1 और 2 सही है। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में रखा जाता है। तो क्या रखा जाता है? तो मुद्रास्फीति की वृद्धि दर में रखा जाता है। दोस्तों वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर चालू मूल्यों के आधार पर गणना की जाती है। और जब मुद्रास्फीति होगी तो वर्तमान मूल्यों में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, मुद्रास्फीति अधिक होगी। लेकिन स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर आधार वर्ष के आधार पर निकाली जाती है, इसमें मुद्रास्फीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है, एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय Y है। CIGX-M का क्रमशः अर्थ है उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, कुल निर्यात और कुल आयात। तो इसका क्या आंसर हो? दोस्तों
एक खुली और अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में निर्यात एवं आयात के अंतर को जो है शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य होती है, जिसमें पूंजी की घिसावट घटा दी जाती है और विदेशों से प्राप्त शुद्ध जो आय होता है उसको जोड़ दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आय बराबर उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और कुल निर्यात में से आयात को घटा देंगे, उसको ऐड कर देंगे तो कुल आय निकल जाएगा। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाखों करोड़ों स्त्री एवं पुरुष श्रमिकों में जो राजस्व में काम करते हैं परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना डैश है। दोस्तों सामुदायिक विकास हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों क्या होता है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन नामक अमेरिकी संस्था के सहयोग से 1952 में शुरू किया गया था। वही सामुदायिक, ये कब गठन हुआ था? 1952 में। अगला है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण जो है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ शुरू हुआ था। और कब? 1991 में। दोस्तों 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई। इस नीति में मात्र 5 प्रकार के उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। और ये 5 उद्योग क्या था? तो अल्कोहल युक्त पेयों का आसवन, इनसे शराब बनाना, तंबाकू के लिए सिगार और सिगरेट और विनिर्मित तंबाकू के विकल्प, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण। चौथा है डिनोटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रोसेल्यूलोज और माचिस, ये सहित सभी जो है विस्फोटक पदार्थ को शामिल 5 उद्योग में शामिल है और खतरनाक रसायन। तो दोस्तों ये 5 प्रकार के उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था। अगला है मिलाना है। कह रहा है सूची 1 और 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। दोस्तों फर्स्ट है तेजी। तो वृहद स्तर पर बढ़ती हुई आय, उत्पादन और रोजगार के साथ उच्च स्तर का व्यावसायिक कार्यकलाप। तो फर्स्ट का 1 हो जाएगा। सुस्ती। तो सुस्ती क्या हो जाएगा? धीमी गति के व्यावसायिक कार्यकलाप के साथ आय, उत्पादन और रोजगार में क्रमशः गिरावट, सुस्ती हो जाएगा। मंदी। मंदी क्या होता है? अल्प रोजगार और बेरोजगारी का अभूतपूर्व स्तर, आय, उत्पादन और रोजगार में तीव्र गिरावट, तो मंदी हो जाएगा। सुधार। मूल्य, आय, उत्पादन में रोजगार के समान स्तर में लगातार वृद्धि, तो ये सुधार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो यमुना नदी से कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो ये सोन नदी नहीं मिलती है। यमुना नदी से सोन नदी नहीं मिलती है। दोस्तों चंबल नदी यमुना नदी की मुख्य दक्षिणी सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में चंबल की मुख्य सहायक नदी काली, सिंध, पार्वती और सिंध है। यमुना की अन्य सहायक नदी कौन है? जैसे बेटवा हो गया, जो गुना और सागर जिलों में बहती है। सोन नदी उत्तर दिशा में बहती हुई पटना के निकट जो है गंगा नदी में बहती है। तो ये सोन नदी हो जाएगा, जो गंगा नदी में पटना के आसपास मिलती है। अगला है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो और किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मपाणि नाम से जाना जाता है। अगला है मिलाना है, बराहमिहिर। तो बृहद संहिता जो है बराहमिहिर लिखा था। विशाखादत्त। तो विशाखादत्त किसने लिखा? विशाखादत्त कौन सा नाटक लिखा? देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाखादत्त लिखा है। और शूद्रक जो है मिचकटिकम लिखा। मिचकटिकम जो है शूद्रक लिखा है। बिल्हन कौन लिखा? बिल्हन जो है कौन सा रचना की? तो विक्रमादेव चरित्र जो है ये क्या? जैसे बराहमिहिर की रचना मूल ग्रंथ कौन है? तो बराहमिहिर के मूल ग्रंथ जो है बृहद संहिता है। और विशाखादत्त का देवी चंद्रगुप्तम है। शूद्रक का क्या है? मिचकटिकम है। बिल्हन का विक्रमादेव चरित्र है। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही बताना है। तो लोथल जो है प्राचीन गोदी क्षेत्र है। क्या है? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है, सही है। सारनाथ
बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है, सही है। राजगीर जो है अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है। तो दोस्तों राजगीर जो है अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष नहीं है, क्योंकि यह अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष जो है सारनाथ से प्राप्त हुआ है। तो ये सारनाथ से प्राप्त हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा। चौथा है नालंदा, तो बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, तो ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। अगला है, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वो कौन है? तो कौन है? तो ये अबुल फजल ने अमेरिका की खोज जो है 1492 ईस्वी का उल्लेख किया है, अबुल फजल। अगला है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था। दोस्तों इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल बात किए हैं कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट में, तो आप जरूर इसका सही किए होंगे। उसको जो है सुमंत कहते हैं। विदेशी मामलों की देखरेख को करने वाला अधिकारी को जो है सुमंत कहा जाता था। दोस्तों जो अष्टप्रधान था, पेशवा जो है, पेशवा प्रधानमंत्री को कहते हैं, और सरे नौबत जो है सेनापति को कहते हैं। सरे नौबत याद रखिएगा, सेनापति को। मजमुअद्दार या आमत्य वित्त मंत्री को कहते हैं। आमत्य किसको कहते हैं? वित्त मंत्री को आमत्य। इसको अन्य नाम भी है मजमुअद्दार, मजमुअद्दार। वायकानविस जो है गुप्तचर विभाग को कहा जाता था, और सरुनिविस या चिटनिस जो है सचिव को कहा जाता था। सुमंत जो है विदेश मामलों माने विदेश मंत्री था, और इसको दबीर भी बोलते थे, दबीर। अब पंडित राव जो है धार्मिक मामलों का प्रधान था, न्यायाधीश जो है न्याय विभाग का प्रधान था। अगला है चट्टरगांव शस्त्रागार हमला, तो ये कब होता है? तो सूर्यसेन के अधीन जो है 1932 ईस्वी में होता है, तो इसका सूर्यसेन हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र जो है, लाहौर षड्यंत्र का 1928 में जतिन दास हो जाएगा। और गदर पार्टी जो है 1913 में लला हरदयाल है, तो इसके अनुसार आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग झारखंड से संबंधित देखेंगे। लोकगीतों के अनुसार मुंडाओं के आदि माता कौन थे? तो गीतों के अनुसार जो है मुंडाओं के आदि माता पिता कौन थे? तो ये होरो और होरको थे। होरो और होरको जो है होरो माता थे, होरको पिता थे। दोस्तों लोक गीतों के अनुसार मुंडाओं के आदि माता पिता होरो और होरको थे। ये स्वयं को होरको कहते थे, और इनका गोत्र जो है किल्ली कहलाता था, किल्ली। मुंडा जनजाति कोल के नाम से भी जानी जाती है। अगला है, माझी परगना में शादी विवाह के बाद कौन निर्णय सुनाता था? शादी विवाह के विवाद में कौन निर्णय सुनाता था? तो निर्णय जो है ये जोग माझी सुनाता था, जोग माझी। दोस्तों माझी परगना में शादी विवाह के विवाद में निर्णय जोग माझी सुनाता है। जोग माझी का उप सचिव होता है, इसका जो है उप सचिव होता है, और गांव के शादी विवाह का हिसाब किताब जोग माझी के पास रहता है। ये युवाओं का नेता भी है जोग माझी, और माझी का उप सचिव भी है। अगला है, 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन थे? तो पहला संथाल नेता जो है ये बाबा तिलक माझी थे। दोस्तों इसका विद्रोह अपनी ज़मीन पर अधिकार के लिए पहाड़ियों को अधिक सुविधा देकर फूट डालने वाली नीति और क्लीवलैंड के दमन के विरोध में था। ये इनका विद्रोह बाबा तिलक माझी का। अगला है, झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो ये झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। दोस्तों इस झारखंड पंचायत शासन व्यवस्था पर मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ, उसमें सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर आप एक बार देख लेंगे तो ये इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप ज़रूर सही कीजिएगा, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया था? तो किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो पूरनमल द्वारा करवाया। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण जो है गिद्धौर वर्तमान में बिहार में स्थित है, राजवंश के 10वें राजा जो पूरनमल है उनके द्वारा किया गया था, और राजवंश का नाम क्या था? गिद्धौर। गिद्धौर था। ये इनके द्वारा जो 10वें राजा था पूरनमल, इनके द्वारा कराया गया था।
अगला है झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में सबसे अधिक लिखित साहित्य किस भाषा में मिलता है? तो सबसे अधिक लिखित साहित्य जो है कुरुख भाषा में मिलता है, कुरुख भाषा में। अगला है झारखंड का एकमात्र खनन उच्च शिक्षा केंद्र इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों झारखंड के एकमात्र खनन उच्च शिक्षा केंद्र इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना जो है 1926 ईस्वी में की गई थी और यह धनबाद में स्थित है। कहाँ? धनबाद में। अगला है पर्णपाती वनों का राजा किस वृक्ष को कहते हैं? तो पर्णपाती वनों का राजा साल वृक्ष को कहते हैं। साल जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का है एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल क्या है? तो सागवान है, शीशम है, करंज है, कुसुम है, खैर है, जामुन है, कटहल है, आम है, ये सभी जो है प्रमुख है। तो साल आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड में अधिकांश वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो झारखंड में अधिकांश वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है। मसानजोर डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य जो है कनाडा डैम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह मयूराक्षी नदी पर स्थित है और यह डैम कनाडा सरकार की सहायता से बनाया गया था। तो कनाडा डैम जो है मयूराक्षी नदी पे है, मयूराक्षी नदी पे, और कनाडा की सहायता से बनाया गया था। इसे मयूराक्षी परियोजना के रूप में झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्य में चलाई जा रही है। तो वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों मिलकर जो है मयूराक्षी परियोजना चलाई जा रही है। और मसानजोर जो डैम है वो कहाँ है? तो दुमका जिला में है, ये दुमका जिला में है। अगला है झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र जो है ये पतरातू है। दोस्तों ये जो है कब बनाया गया था? तो 1973 में जो चौथी पंचवर्षीय योजना था उसके अंतर्गत बनाया गया था और सोवियत संघ के सहायता से बनाया गया था। और इसमें अभी जो है 840 मेगावाट उत्पादन होता है बिजली और इसके द्वारा हटिया स्थित HEC को विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो इससे किसको विद्युत पूर्ति की जाती है? तो HEC को। जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस योजना का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो इस योजना का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है बाल कुपोषण पर नियंत्रण करना। अगला है जंगल की जमीन पाने की योग्यता संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है वो बताना है। फर्स्ट है जो आदिवासी 13 दिसंबर 2005 से पूर्व जमीन पर निवास करता हो और जो 3 पीढ़ी 75 वर्ष से जंगल की जमीन पर निर्भर करता हो, तो दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वन प्राणी परिषद का गठन कब हुआ? तो केंद्रीय वन प्राणी परिषद का गठन जो है ये 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला है विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? तो ये दीप सेन गुप्ता है। अगला है झारखंड के किस शहर को पहाड़ियों की मालिका कहते हैं? तो पहाड़ियों की मालिका जो है ये नेतरहाट को कहा जाता है। अगला है झारखंड की स्थानीय नीति कब घोषित की गई? तो स्थानीय नीति जो है अप्रैल 2016 में घोषित की गई। दोस्तों ये 7 अप्रैल 2016 को घोषित किया गया। इसके तहत जो है जिस व्यक्ति या उसके पूर्वज का नाम अंतिम सर्वे खतियान में होगा, जो भी अधिसूचना की तिथि 30 वर्ष पहले से या उससे अधिक समय से झारखंड क्षेत्र में रह रहे हो या जिनका जन्म झारखंड में हुआ हो और मैट्रिक या समतुल्य की परीक्षा यहीं से पास की हो, तो वे सभी स्थानीय माने जाएंगे इसके तहत। अगला है 29 अगस्त 2016 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर झारखंड के किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो ये सिल्वानुस डुंगडुंग। अगला है झारखंड विधानसभा में कितने सदस्य को एंग्लो इंडियन समुदाय में नामित किया जाता है? तो दोस्तों ये पहले था, अब तो समाप्त हो चुका है ये 1 सदस्य को, तो अब जो है ये समाप्त कर चुका है, अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों खेरवार आंदोलन 1874 में हुआ था जिसका नेतृत्व भागीरथ माझी ने किया। अगला है मिलाना है। क्वेश्चन है कि झारखंड के बारे में सुमेलित करना है। फर्स्ट है कि राजधानी, तो राजधानी कौन है? तो रांची हो गया राजधानी।
उप राजधानी किसको कहा जाता है? तो दुमका को उप राजधानी कहा जाता है। औद्योगिक राजधानी, तो औद्योगिक राजधानी जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। और उच्च न्यायालय जो है कहाँ है? तो ये रांची में। उप राजधानी दुमका को कहा जाता है, औद्योगिक राजधानी जो है जमशेदपुर को। झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सा था? तो झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म जो है ये सोना कर नागपुर था। भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? तो झारखंड का स्थान क्या है? तो ये 28वां है। अगला है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट बनने का श्रेय झारखंड के किस खिलाड़ी को प्राप्त है? तो किस खिलाड़ी को प्राप्त है? तो विजय नीलमणि को प्राप्त है। विजय नीलमणि को प्राप्त है। अगला है झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर को जो है खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला है झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के मुख्यमंत्री जो है ये शिबू सोरेन थे। छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? तो ये 1908 ईस्वी में पारित किया गया। किरिंग बापला किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो संथाल से है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो राज्यसभा में जो है 11 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित किया गया। 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव का चिन्ह जो था मुर्गा था। झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशील वाद्य कौन है? तो झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय वाद्य जो है ये बांसुरी है। अगला टूसू पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों टूसू पर्व जो है मकर संक्रांति को मनाया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा पर्व होली का निम्न में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? दोस्तों आदिवासी बहुल जो गुमला जिला है रंगों का त्यौहार होली फगुआ नाम से जाना जाता है और यह होली का झारखंडी रूप है। तो होली फगुआ है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई है? तो सावित्री पूर्ति जो है ये क्रिकेट से जुड़ी हुई है। अगला है निम्न में से किसे झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? तो झारखंडी वायलिन के नाम से जो है किसको जाना जाता है? तो ये केंद्री को जाना जाता है। झारखंड का ढोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो किस शिल्प कला से संबंधित है? तो ये धातु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो कौन संस्थापक है? तो ये जमशेदजी टाटा है। अगला है निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार जो है ये पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम में कौन कौन सा जगह है? तो मूसाबनी है, राखा माइंस है, घाटशिला है, बहरा गोरा है, यादि जो है ये तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार भी है। तो पूर्वी सिंहभूम आंसर हो जाएगा। अगला है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मयूराक्षी का उद्गम स्थल जो है त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है और किस जिला में है? तो देवघर जिला में है और उसको जो है तियूर पहाड़ भी बोला जाता है। अगला है बिरसा के नेतृत्व में सूर्य उलगुलान का क्या मतलब है? तो उलगुलान का मतलब जो है विद्रोह। अब हम लोग सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो दोस्तों ऊष्मा की इकाई वाट नहीं है। वाट जो तो पावर की इकाई है और ऊष्मा क्या होता है? तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र होता है, वही उसी में ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ऊष्मा जो है कैलोरी में भी किलो कैलोरी और किलो जूल में भी मापा जाता है। अगला है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों कौन आता है? तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत जो है हरित पादप आते हैं और एक भोजन श्रृंखला में उत्पादक मुख्यतः हरे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और उपभोक्ता मुक्त उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। तो इसका हरित पादप हो जाएगा। दोस्तों आप लोग एक क्वेश्चन बताइए कि 10% का जो एनर्जी का रूल है वो कौन दिया था?
10%, यानी पौधा से मनुष्य में, अगर पौधा मनुष्य खाता है तो उसमें 10% एनर्जी जाएगा। फिर अगर मान लीजिए पौधा को बकरी खाता है तो बकरी को 10% एनर्जी गया। फिर बकरी को अगर मनुष्य खाता है तो उसको उससे 10% एनर्जी जाता है, ट्रांसफ़र होता है। तो यह नियम जो है कौन दिया था, उसको आप कमेंट कीजिए। फर्स्ट है क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ का रोग है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीरा डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा पित्तका तथा नाक से व मसूड़े से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों, डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित विषाणु जनित रोग है, न कि प्रोटोजोआ। तो ये फर्स्ट गलत हो गया। फिर मसूड़ों से खून आना डेंगू का लक्षण नहीं है। मसूड़ों से खून आना डेंगू का लक्षण नहीं है। मसूड़ों से रक्त स्कर्वी और पायरिया नामक बीमारी से स्रावित होता है। जो अगर मसूड़ों से खून आता है तो या तो स्कर्वी होता है या पायरिया होता है। तो ये भी गलत हो गया। नेत्र गुहा पीरा डेंगू का लक्षण नहीं है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो केवल 2 सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, तुल्यकारी उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों, तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। 10,000 दिया है ना, ये 36,000 होगा। तो ये गलत हो गया। संगीत के एफएम संचारण के उत्तम प्रकार का होने का कारण वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर जो समांतर आवृत्ति परिवर्तन के रूप में होता है, इसके लिए अधिक हानिकारक नहीं होता है। तो 2 सही है, केवल 2 सही हुआ। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। सही है। अग्निशमकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ये भी सही है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। तो ये भी सही है। तो तीनों सही हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो लेजर का आविष्कार जो है थियोडोर मेमन ने किया था। लेजर का आविष्कार जो है थियोडोर मेमन ने किया। और कहाँ का है? यह अमेरिकी भौतिकविद है, अमेरिका के भौतिकविद है। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल क्या है? तो दोस्तों, अनलिमिटेड रिसोर्सेज फॉर लर्निंग के लिए संक्षिप्त छार है। दोस्तों, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला है, एक संगठन जो किन्हीं व्यक्तियों एवं कंपनियों को इंटरनेट तथा संबंधित सेवाओं जैसे वेबसाइट का विकास और वर्चुअल होस्टिंग एक्सेस की सुविधा का उपलब्ध कराता है, क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? आईएसपी कहलाता है। आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला है, मिलाना है। तो इसमें मिलाना है तो सीएनजी में क्या होता है? तो सीएनजी में जो है मीथेन ईथेन होता है, मीथेन ईथेन। और कोल गैस में जो है हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन मीथेन कार्बन, ये 4 हो जाएगा। दोस्तों, ये सब याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एलपीजी में क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। वाटर गैस में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, CO और H2 होता है। दोस्तों, ये बताइए CO और N2 रहे तो इसको कौन सा गैस कहेंगे? कमेंट कीजिए। बाजार में बेचा जाने वाला मानक 18 कैरेक्टर सोना का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, बाजार में बेचे जाने वाले 18 जो है उसका मतलब होता है कि 18 भाग सोना होगा, 6 भाग जो है अन्य धातु होगा। सी आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों, बेरियम से उजले और हरे रंग होता है, जबकि स्ट्रांटियम से लाल रंग बिखरे होते हैं। तो बेरियम से हरे और स्ट्रांसियम से लाल रंग। तो दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। फटाके में जो बेरियम रहता है ना, वो हरे रंग को और उजला को भी बताता है, और जब स्ट्रांटियम आ जाएगा तो ये लाल रंग को बताता है। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करके बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी यानी जांघ की हड्डी होती है। कोलेरा या हैजा नामक बीमारी जीवाणुओं से होता है। सही है।
एथलीट्स फुट एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु के कारण होता है। तो दोस्तों तीन गलत है, क्योंकि यह विषाणु से नहीं होता, प्रोटोजोआ से होता है एथलीट्स फुट। तो फर्स्ट हो जाएगा। अगला इंसुलिन नामक हार्मोन है। तो इंसुलिन नामक हार्मोन जो है कौन है? पेप्टाइड है इंसुलिन। दोस्तों इंसुलिन के बारे में हम लोग भी बहुत डिटेल्स बात किए हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है केवल दिन में होता है। अगला क्वेश्चन है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातों अपेक्षाकृत गर्म होती है। क्यों? तो क्योंकि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, इसलिए ये अपेक्षाकृत गर्म होता है। दोस्तों बादल हरित भवन की तरह कार्य करता है, जो लघु तरंगों के लिए पारदर्शी एवं पृथ्वी द्वारा मुक्त किए गए पृथ्वी दीर्घ तरंगों को परावर्तित कर वापस पृथ्वी पर ही भेज देता है, इसीलिए ये गर्म होता है। यानी जैसे मेघ रात में जो है ना दोस्त, पृथ्वी से अगर जो तरंग वापस जाता है दीर्घ तरंग, वो जो बादल होता है वो उसको आसमान में नहीं जाने देकर फिर पृथ्वी पर ही लौटा देता है, इससे गर्मी बढ़ जाती है। अगला है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित करता है? तो कौन सी मौसम दशा इंगित करता है? तो ये तूफानी मौसम का इंडिकेशन है। मकरी एवं दीमक वस्तु क्या है? तो मकरी एवं दीमक जो है ये क्या है? तो आर्किनड है, आर्किनड। दोस्तों आर्किनड जो है आर्थ्रोपोडा को संघ के जंतु है, और इसके तहत जो है बिच्छू, मकड़ी, दीमक आदि आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत ही आर्किनड है। अगला है, सामान्य मानव में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? धमनियों की अपेक्षा शिराएं कम होती है तथा किसी भी समय शरीर के कम रक्त को ही अपने साथ रखती है। दोस्तों ये गलत है। रक्त कोशिकाएं रक्त के कुल आयतन का करीब 70% भाग होता है, ये भी गलत है। श्वेत रक्त कणिकाएं लसिका गांठों द्वारा बनती है, ये भी गलत है। रक्त में WBC की अपेक्षा प्लेटलेट्स की अधिक होती है, तो ये सही है, डी सही है। तो प्लेटलेट्स की संख्या जो है 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है, जबकि WBC की संख्या जो है 4000 से 11000 होती है, तो डी सही है। अगला है, मिलाना है, कह रहा है ऑर्बर और स्मिथ। तो ऑर्बर और स्मिथ जो है एंडोन्यूक्लियेज की खोज की थी। एंडोन्यूक्लियेज की खोज जो है ऑर्बर और स्मिथ ने किया था। ऑर्बर। फेल्डमैन जो है ये tDNA युक्त ट्रांसजेनिक पौधा का विकास किया। मूलिस जो है PCR तकनीक की खोज की, और टेमिन और बाल्टमोर जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट की खोज की। अब हम लोग मैथ की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये रेशियो का क्वेश्चन है, इसका बेस्ट तरीका है ना कि जैसे A/B/C निकालना है, तो A/B कर लीजिए, फिर B/C कर लीजिए, और इस तरह से जो है इसमें पुट कर दीजिए, बन जाएगा। जैसे A/B कैसे निकलेगा? तो A का 30%, तो A का 30% 30/100 हो गया, बराबर B का 0.25 है, तो 25/100 हम लिख सकते हैं। तो 100 से 100 कट गया, और A/B क्या हो जाएगा? A/B जो है 5 से काटिए, 5 छक 30, 5 25, तो A/B जो है 5/6 हो गया। तो यहाँ 5 और 6 लिखा जाएगा, और B और C में अनुपात क्या हो जाएगा? तो B 25/100 है और C/5 है, तो 4, तो B/C हो जाएगा, 4 हो गया, 4/5 हो जाएगा। तो B/C क्या है? 4/5, तो 5 6, यहाँ 6 लिखा जाएगा। अब 4/5 है, तो 4 और 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा? फिर यहाँ 4 लिखाएगा, तो 20, 24 और 30, तो 20 का आधा काट देंगे, 20 12 15, तो 20 का आधा 10,
24 का आधा 12 और 15 का 30 का आधा 15, तो 10 12 15, 10 12 15 किस में, ए में है। यानी इसमें जो है ए बटे बी और बी बटे सी का लीजिए, ए और ए बटे बी, बी बटे सी निकल जाएगा तो इजी वे में बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास का सिलेंडर के आकार का एक बर्तन आंशिक रूप से पानी में भरा हुआ है। यदि 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को बर्तन में छोड़ा जाता है तो सिलेंडर में और कितनी ऊंचाई बढ़ेगा। तो दोस्तों सिलेंडर में ऊंचाई उतना ही बढ़ेगा जितना गोले का आयतन होगा। तो अब हम चलिए निकालते हैं। जैसे पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का आयतन होता है और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ये हो गया। यहाँ से सिलेंडर में 12 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, और पाई से तो पाई कट जाएगा। अब 6 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 एच हो गया। एच हमको निकालना है। आप देखिए आर इसका कितना होगा, 6 सेंटीमीटर व्यास है तो 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर है तो 4/3 है तो 3 एक एक जैसे 4/3 और 3 का क्यूब है तो 3 का क्यूब है तो एगो 3 से 3 9, 9 चौका 36, तो यानी 36 से 36 कट गया तो एच ऊंचाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा तो इसका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है इतना का मान क्या होगा। दोस्तों देखिए ये 1/1 माइनस ए के पावर एक्स माइनस वाई है तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ए के पावर वाई जोड़ घटाव करेंगे तो ए के पावर वाई माइनस ए के पावर एक्स। क्या है कि ये माइनस है तो बटा हो जाएगा ए के पावर एक्स बटे ए के पावर वाई, और घटाएंगे 1 में से घटाएंगे तो ए के पावर वाई और माइनस ए के पावर एक्स, अब बटा है ए तो ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से जो है इसमें भी होगा तो यहाँ माइनस एक्स है तो एक्स ऊपर चला जाएगा तो ए के पावर एक्स बटे ए के पावर एक्स माइनस ए के पावर वाई हो गया। अब देखिए ए के पावर एक्स है, ए के पावर वाई है तो यहाँ माइनस अगर हम इधर कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये दोनों सेम हो जाएगा तो ए के पावर वाई माइनस ए के पावर एक्स, नीचे भी ए के पावर वाई माइनस ए के पावर वाई, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी दोनों ऊपर से दोनों में क्या आ जाएगा, तो दोनों में आ जाएगा ए के पावर वाई माइनस ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स बटे ए के पावर वाई माइनस ए के पावर एक्स। इसको हम अगर एलसीएम लेंगे तो ये ए के पावर एक्स माइनस ए के पावर वाई है, अगर माइनस कॉमन करेंगे तो ये वाई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और जब दोनों सेम है तो कट जाएगा तो एक आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है a + 2b + 3ac = 0 है, इतना का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों देखिए ये एक क्यू है, ये 2b का क्यूब हो जाएगा टोटल और 3c का क्यूब हो जाएगा। तो एक फार्मूला जानते हैं ना कि AQ + BQ + CQ बराबर क्या होता है, ये होता है a + b + c, a + b + c, ये होता है इंटू a² b² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, तो ये हो जाता है a² + b का ये वाला टर्म होता है, एक होता है माइनस 3ABC यानी +3ABC। AQ + BQ + CQ बराबर दोस्तों अगर नहीं बुझा रहा है तो आप लिखिए पहले, AQ + BQ + CQ बराबर a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब +3ABC है तो देखिए a + b + c यही हो जाएगा, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC हो जाएगा। 3 ए के जगह पर क्या है, ए है, बी के जगह पर 2b है तो 3a 2b और इंटू 3c, तो 3 दूना 6, 3 से गुना करेंगे 18ABC, तो ये सी आंसर हो जाएगा। 25 मीटर की भुजा वाले एक समकोण चतुर्भुज मैदान के एक कोने में एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। वह गाय उस मैदान के हिस्से के कितने क्षेत्र तक घास चर सकती है। तो घास कितने हिस्से तक के चर सकती है। तो दोस्तों मैदान के जो छायांकित भाग के क्षेत्रफल को गाय चर पाएगी। क्यों छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये समकोण चतुर्भुज है,
एक गाय जो है यहाँ बांधा हुआ है और उसकी रस्सी की लंबाई जो है 14 मीटर है। ये 14 मीटर तो इतना ही ना चरेगी ये। तो इसका एरिया निकालने के लिए 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ताकि चतुर्भुज त्रिभुज वृत्त का 1/4 भाग चरेगा। तो आर कितना हो जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा। तो 1/4 गुने 22/7 अब गुने 14 के स्क्वायर, इसको करेंगे तो 154 आ जाएगा। अगला है, एक बिक्रीकर्ता 5,000 के मासिक वेतन और माह के दौरान 40,000 से अधिक की बिक्री 3% कमीशन के साथ नियुक्त किया गया है। यह बिक्रीकर्ता एक माह में 5900 कमाता है, तो उस माह की कुल बिक्री कितनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ओके ज़रूर लिख के भेजिएगा कमेंट में। हम बहुत सिंपल तरीक़ा से समझाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बताता है कि जैसे कोई सेल्समैन होता है तो उसको वेतन पे रखा जाता है। तो मान लीजिए हम 5,000 वेतन पे कोई सेल्समैन को रखे और उसको बोल दिए कि तुम एक महीना में 50,000 से अधिक, यानी एक दिन या एक महीना कोई टर्म दे देता है कि 50,000 से अधिक बेचेगा ना, तो जो अधिक बेचेगा उस पर हम तुमको 3% कमीशन देंगे। तो अब वो रख लिया। इसके बाद जो है क्वेश्चन में कहता है कि 5900 रुपया उसको एक माह में आया है और उसका महीना कितना है, 5,000 है। तो जो एक्स्ट्रा आया वो कमीशन पे आया होगा तो 900 एक्स्ट्रा आया। तो 900 एक्स्ट्रा जो है 3% कमीशन का है। तो मान लीजिए हम एक्स का 3% कमीशन देने के बाद जो है 900 रुपये उसको बना, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 3×9 300 हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा तो 30,000 होगा। यानी उसको जो है 30,000 बेचा है तो 900 रुपया कमीशन मिला है। लेकिन कितने के बाद कह रहा है, 40,000 के बाद। तो 40,000 आप प्लस 30,000 टोटल बिक्री हो जाएगा 40,000 प्लस 30,000। तो हमने 30,000 पे उसको कमीशन 3% दिया है, तो 40-30 कितना है, 70,000। इनमें से कौन सा एक परफेक्ट वर्ग है, तो कौन सा एक परफेक्ट वर्ग है, तो ये 45,369 जो है परफेक्ट वर्ग है। अगला है, यदि एक छात्र के पास 5 घंटे का होमवर्क है और उसने 3.5 घंटे का होमवर्क किया है, यानी 3.5 घंटे का होमवर्क किया है, तो टाइम कितना बच गया, 5 घंटे का होमवर्क है, 3.5 घंटा का होमवर्क कर लिया, यानी इसके पास 1.5 घंटा बच गया। इतना आप कह रहे हैं उसके होमवर्क का कितना भाग किया जाना शेष है। तो अब देखिए 5 घंटा में 1.5 घंटा बच गया है, तो 5 घंटा में एक भाग करता है, मान लीजिए एक काम करता है तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1/5। तो कितना घंटा कर चुका है, 3.5 घंटा। तो गुने 7/2, यानी 7/10 भाग ही कर चुका है। तो बचा कितना, तो 1 में से घटा दीजिए, 10 में 1 में से 7/10 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 3/10 आंसर हो जाएगा। इतना काम बच गया। यदि x बराबर इतना है तो x³ 1 प्लस x³ कितना हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ x बराबर 1/7x है, तो यहाँ क्या करेंगे कि जैसे 1/x कर दीजिए और उसको 7 - x कर दीजिए। अब x को इधर ले आइए, x प्लस 1/x बराबर अब क्या हो गया, 7 हो गया। अब क्यूब निकालना है तो फार्मूला होता है क्या, इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है k³ - 3k, यानी k जो है 7 है, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343। 7 × 3 21, तो 343 में से 21 गया तो 322 हो जाएगा। दोस्तों मैं बहुत ही अच्छा से समझा रहा हूँ, अगर आप थोड़ा भी कहीं पढ़े होंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे देखिए दोस्त, इसमें क्या है कि √2 है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर को अंदर ले जाइए। स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे तो 4 के रूट के पावर x हो जाएगा, ये पावर x हो जाएगा, x हो जाएगा। तो वही हम लिखे हैं 4 के पावर x/2, 3 के पावर x/2, 5 के पावर x/2। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 5 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होता है, 25 बराबर 16 + 9 होता है। तो x
एक्स बटे टू बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तब ना ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो एक्स बटे टू बराबर टू हो जाएगा। ये जो है टू के बराबर आएगा तब ना स्क्वायर होगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2/5 तो 243 किसका होता है, अब 32। इसमें क्या करना है, तो 243 का इतना है तो 3 के पावर 5 कीजिए तो 243 आ जाएगा। और 2 के पावर 5 तो 3/2 के पावर 5 और गुने 2/5 तो 5 से 5 कट गया। 3/2 के स्क्वायर 9/4 हो जाएगा। डी आंसर। दो वृत्तों को क्षेत्रफलों का अनुपात इतने है, उनकी परिधियों के बीच का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो परिधियों का अनुपात तो जैसे r/r निकालिए तो ये कितना आ जाएगा, r/r जो है ये r² हो जाएगा। ये तो 9/11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो r/r जो है 9/11 है। इसका क्या होता है 2πr 2πr/2πr तो 9/11 तो इसका आंसर 9/11 हो जाएगा। अगला है दी गई श्रृंखला में लुप्त स्थान पर कौन आएगा। तो लुप्त स्थान पर कौन आएगा, 3 से 15 कैसे हो गया, 12 जोड़ने पर, इसमें 20 जोड़ने पर, इसमें 28 जोड़ने पर, इसमें 36 जोड़ेंगे। 12 8 20, 20 8 28, 28 8 36 और 36 8 44 तो क्या हो जाएगा 99, इसका आंसर हो जाएगा। एक आंगन 15 मीटर लंबा है। क्वेश्चन है एक आंगन 15 मीटर लंबा है। क्वेश्चन है एक आंगन 15 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, यदि इसको 20 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई की ईंटों से पक्का किया जाता है कितने ईंटों की संख्या है। तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो आंगन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 15 गुने 10, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 के पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 20 गुने 10 तो 10 से 10 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1000 हो गया। 1000 गुने 15,000/2 यानी 7500, 7,500 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों ये जोड़ घटाव है, आप लोग जोड़िएगा इजी वे में आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आता है 10 आता है और इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा। ये भी जोड़ घटाव है। अब 80,000 की 5 वर्ष की बीमा योजना पर LIC एजेंट पहले, दोस्तों इसमें कह रहा है कि 80,000 रुपया की 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष की बीमा योजना है और LIC एजेंट पहले वर्ष की प्रीमियम का 10%, बाद के वर्षों के प्रीमियम का 5% कमीशन प्राप्त करता है। यदि प्रीमियम की वार्षिक दर 50 रुपये प्रति 1000 है और 5 वार्षिक प्रीमियम चुका दिया है तो एजेंट की कुल आमदनी कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 50 प्रति 1000 है तो 80,000 में कितना हो जाएगा, तो 80,000 में जैसे 80 गुने 50, 80,000 तो 80 गुने 50 तो यहाँ पे तो 80 गुने 50 हो जाएगा कितना 4,000 हो जाएगा। इसका 80 गुना इसने इतना से ले रहा है और ये 4,000 पे 10% कमीशन है तो 10% कमीशन निकालेंगे तो 10/100 यानी 400 रुपया कमीशन हो गया। अगले 4 वर्षों का प्रीमियम कितना हो जाएगा, 4 गुने 4,000 तो 16,000 हो गया। और 16,000 का अब जो है 5% कमीशन है तो 5/100 हो जाएगा। तो 160 गुने 5 कितना 800 हो जाएगा। तो कितना हो गया 800 और 400 1200 रुपया इसको मिल जाएगा एजेंट को। 7 का पावर n+3 दोस्तों इसको जोड़ घटाव कीजिएगा। देखिए अगर बेस सेम रहे तो पावर गुना में ऐड होता है, जैसे a है b है, और भागा रहे तो घट जाता है। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6/7। एक समान आयतन के 2 सिलेंडर का त्रिज्या इतना अनुपात में है, उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा, तो πr² है, πr² 1 क्या होता है πr²। तो 3 3 9 मान लीजिए 9h बड़का h बराबर π1 h। तो पाई से पाई कट गया तो h/h कितना हो जाएगा 1/9 तो 1/9 आंसर हो जाएगा। अगला है R पंक्तियों वाली एक बस में कितने यात्री बैठ सकते हैं यदि प्रत्येक पंक्ति में D डबल सीटें और T ट्रिपल सीटें हैं। तो कितना हो जाएगा,
जैसे डबल सीट पर बैठने वाले यात्रियों की संख्या कितना हो जाएगा, 2RD हो जाएगा, और ट्रिपल पे तो 3RT हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा 2RD प्लस 3RT, तो ई हो जाएगा। अब हम रीजनिंग की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसमें हम शॉर्ट यूज करेंगे। कुछ कंप्यूटर कीबोर्ड है, कुछ कंप्यूटर कीबोर्ड है, ये हो गया। अब फिर कह रहा है कुछ कीबोर्ड जो है वायरस है, कुछ कीबोर्ड वायरस है, कुछ वायरस जो है स्विच है, ये स्विच है। तो अब कह रहा है कुछ कंप्यूटर स्विच है, तो यहाँ कंप्यूटर यहाँ स्विच है, तो फॉलो नहीं कर रहा है। कुछ वायरस कंप्यूटर, ये वायरस है, कंप्यूटर यहाँ, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो दोनों फॉलो नहीं कर रहा है। अगला है सभी लैंप हुक है, तो सभी लैंप क्या कर रहा है, सभी लैंप हुक है, ये हो गया। कह रहा है कोई हुक रंगीन नहीं है, कोई हुक रंगीन नहीं है, तो ये क्रॉस कर दीजिए। तो कुछ लैंप रंगीन है, तो कुछ लैंप रंगीन कैसे हो जाएगा, क्या है कि सभी लैंप हुक है, सभी लैंप हुक है, तो कह रहा है कुछ लैंप हुक में इसमें है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर। कोई भी लैंप रंगीन नहीं है, तो ये फॉलो कर रहा है। अगला है सभी कुर्सियाँ कैलेंडर है, सभी कुर्सियाँ कैलेंडर है। दोस्तों डायग्राम से बनाइएगा, वेन डायग्राम से तो बहुत इजी में बनता है। सिलेंडर है, कोई कैलेंडर फुल नहीं है, तो ये कैलेंडर है फुल नहीं है, ये क्रॉस हो जाएगा इसमें। कुछ फुल बिल्डिंगें हैं, कुछ फुल बिल्डिंगें हैं। आप कह रहे हैं कुछ बिल्डिंगें कुर्सियाँ हैं, कुछ बिल्डिंग कुर्सियाँ हैं, तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या कि क्रॉस लगा हुआ है। कोई फुल कुर्सी नहीं है, कोई फुल कुर्सी नहीं है, ये सही है, ये सही हो गया। कुछ जंगल घोड़े हैं, कुछ जंगल घोड़े हैं, और कुछ घोड़े बाघ है, ये घोड़ा हो गया, बाघ हो गया, ये जंगल हो गया। कुछ बाघ बैल है, ये बैल हो गया, बाघ है बैल है। तो कह रहा है कुछ बैल घोड़े हैं, तो बैल और घोड़ा, और कुछ बैल घोड़े नहीं है, तो नहीं है, तो या तो एक होगा या तो दो होगा, या ए या दो। अगला है सभी अंगूर सेब है, सभी अंगूर सेब है, ये सेब हो गया। सभी सेब केले है, सभी सेब केले है, सभी केले तरबूज है, ये तरबूज हो गया। तो कह रहा है कुछ केले अंगूर है, तो कुछ केले यहाँ है, अंगूर है, तो अंगूर हो जाएगा। सभी तरबूज सेब है, तो सभी तरबूज सेब नहीं होगा, काहे कि कुछ हो सकता है लेकिन सभी नहीं हो सकता है, तो इसका कौन हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। अब इसमें मिलान है। दोस्तों कह रहा है भीरू गधा, यानी डरपोक गधा। धूर्त, तो धूर्त का क्या हो जाएगा, तो धूर्त का लोमड़ी हो जाएगा। उल्लास विषाद, उल्लास विषाद है, तो अपमान प्रतिष्ठा। इसमें क्या हो जाएगा, COFRILLU, तो इस पर क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है PS भी हो जाएगा। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि दो बढ़ रहा है, जैसे C में 3 में 2 जोड़ेंगे, C देखिए DE, बीच में DE, इसके बाद F के बाद 2 आया, FGH आ गया, JK 2 को है बीच में, फिर L आ गया, OLMN, बीच में MO है, फिर O आ गया, PQ R आ गया। तो इसी तरह से M के बाद 2 अक्षर छोड़िए, M के बाद AMNO, इसके बाद P आएगा, तो P के बाद 2 अक्षर QR S आएगा, S के बाद 2 छोड़िए, TU छोड़े V आ गया, तो C आंसर हो जाएगा। 24 60 120, तो कितना हो जाएगा, तो 120, तो ये 300 हो जाएगा, यानी ये 2.5 गुना है, 24 गुने 2.5, तो 120 गुने 2.3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 2 5 1 6, इसको ऐड करेंगे तो 6 के स्क्वायर 36, 2 2 4 5 5 हो गया, 5 के स्क्वायर करेंगे 25। अब कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर को चुनना है, तो विषम अक्षर कौन हो जाएगा, जैसे तैरना, नौचला, जल यात्रा, गोताखोरी और ड्राइविंग, तो ड्राइविंग अलग हो जाएगा। प्रत्यक्ष ज्ञान, पहचान, विक्षणता, विवेक, कटाक्ष, तो इसमें कौन अलग हो जाएगा, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
दोस्तों इसमें देखिए पी क्यू एक्स जेड, बी यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ लगातार है, तो बी सी यहाँ डिफरेंस नहीं है, एम एन पी क्यू आर डिफरेंस है, डी ई डिफरेंस है, तो बी आंसर हो जाएगा। 626 और 84 इसमें कौन सा डिफरेंस हो जाएगा, तो 626 कह रहा है कि 626 841 इसमें डिफरेंट कौन है, तो 841 29 का वर्ग है, जबकि अन्य सभी वर्ग नहीं है, तो 841 एक वर्ग संख्या है। अगला है ये इसमें भिन्न कौन हो जाएगा, तो देखिए 42 70 जो है 11 से विभाज्य नहीं है, जबकि सभी 11 से विभाज्य है, ये 11 से विभाज्य नहीं है, बाकी बात सब विभाज्य है। दोस्तों अभी बहुत बारिश हो रहा है मेरे तरफ, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ इधर उधर होता होगा, तो आप मैनेज कीजिएगा। तो इसमें बताना है, नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम बताना है, तो सार्थक क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले ग्लेशियर, इसके बाद नाला यानी नदी का, इसके बाद जो है क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा, इसके बाद जो है समुद्र, इसके बाद महासागर, तो बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में दिए गए क्रम के अनुसार सजाना है, तो क्रम के अनुसार सजाइएगा, तो ये पहले ये आएगा प्रेपरेटिवली, इसके बाद क्या आएगा प्रीपोंडेरेट हो जाएगा, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद प्रीपोजिशन, इसके बाद प्रीपोजेज, और इस लास्ट में 3 आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। डिक्शनरी वाला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ये आ जाएगा। इसको बनाइएगा 129 का, ये पी आंसर होगा। और कह रहा है अंगूठे गहने हीरे की अंगूठियाँ, तो क्या हो जाएगा, तो ये 130 हो जाएगा। अब हम लोग कंप्यूटर की ओर देखते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 सेकेंड का बिलियन हिस्सा है, तो कौन सा है, नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड जो है 1 सेकेंड का बिलियन हिस्सा है। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई के लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ये बार कोड कहते हैं। कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी को क्या कहते हैं, तो दोस्तों कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी को जो है रोम कहते हैं। अगला है ई कॉमर्स क्या है, तो दोस्तों ई कॉमर्स जो है क्या है, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा व्यापार व्यवसाय को कहते हैं। तो क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा व्यापार व्यवसाय को कहते हैं। ईमेल क्या है, तो दोस्तों ईमेल जो है एक कंप्यूटर द्वारा भेजा जाने वाला संदेश है। अगला है ब्लूटूथ क्या है, तो दोस्तों ब्लूटूथ जो है डाटा एक्सचेंज डिवाइस है। फोर्ट्रान क्या है, दोस्तों फोर्ट्रान जो है एक कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है, इसको जो है वैज्ञानिक भाषा भी बोला जाता है। मोजेक क्या है, तो मोजेक क्या है दोस्तों, मोजेक जो है एक सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है डाटा इन इंटरनेट डोमेन क्या है, तो डाटा इन इंटरनेट डोमेन जो है नई इंटरनेट नीति का नाम है। दोस्तों ये भारत की नई इंटरनेट नीति का नाम डाटा इंटरनेट नीति है, जिसमें इंटरनेट के प्रयोग संबंधी नियम, साइबर अपराध को रोकने आदि संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला है सत्यम इंफो क्या है, तो दोस्तों सत्यम इंफो जो है भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी है। अगला है कंप्यूटर प्रणाली के भाग होते हैं, तो कंप्यूटर प्रणाली के 2 भाग होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, 2 भाग होते हैं। कंप्यूटर एक उपकरण है, तो कंप्यूटर एक उपकरण है, तो दोस्तों सीपीयू कंप्यूटर का एक उदाहरण है, जिसका विस्तारित रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और ये एक प्रकार के कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है इसको, तो इसका सीपीयू हो जाएगा। अगला है प्रोग्राम का भाषा है, तो प्रोग्राम का भाषा क्या है, तो पास्कल प्रोग्राम का भाषा है। अगला है किसे कंप्यूटर का आँख कहा जाता है, तो दोस्तों स्कैनर को कंप्यूटर का आँख कहते हैं। स्कैनर किसी तस्वीर लिए गए मैटर को स्कैन करके सामने लाता है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, स्कैनर। प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, तो दोस्तों अगर किसी मैटर का प्रिंट आउट निकालना हो तो उसके लिए सबसे पहले फाइल की सिलेक्ट किया जाता है और फिर प्रिंट ऑप्शन पर जाना पड़ता है, तो सी हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर शब्दावली में असेंबली क्या है, दोस्तों कंप्यूटर
शब्दावली में असेंबली जो है एक प्रणाली का प्रोग्रामिंग भाषा है। असेंबलिंग जो है एक निम्न स्तर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें जो है प्रोग्राम संकेतों और एड्रेस के माध्यम से लिखे जाते हैं। इन प्रोग्रामों का मशीनी भाषा में अनुवाद असेंबलर द्वारा किया जाता है। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के उपयोगकर्ता के विशेष कार्यों जैसे वेतन गणना, हिसाब किताब आदि लिखे जाते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं। तो ये प्रोग्राम है। डिवाइस ड्राइव क्या है? तो दोस्तों डिवाइस ड्राइव जो है सॉफ्टवेयर का भाग है। अगला है इनमें से कौन सा एक प्रिंटिंग का प्रकार है? तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है। तो दोस्तों आज हम 150 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा प्रयास थोड़ा भी अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।